नमस्कार. रेडिओ देवगिरी मध्ये आपले सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आपल्या आवडत्या भेटीगाठी या कार्यक्रमात आज आपल्याला लाभलेले प्रमुख अतिथी आहेत श्री गोपालजी आर्य. गोपालजींचा संक्षेपमध्ये मी परिचय आपल्या सर्वांना करून देतो. गोपालजी हे मूलतः राजस्थान या राज्यातील आहेत. साधारणतः 10 वर्षे त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक म्हणून त्यांनी कार्य केलं. 15 वर्षे पूर्ण वेळ ते क्षेत्र संघटन मंत्री म्हणून त्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हे दायित्व त्यांनी निभावलं. त्यानंतर 5 वर्ष साधारणतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दिल्ली येथील कार्यालयाचे सचिव असं दायित्व त्यांनी निभावलं. 2019च्या नंतर साधारण तेव्हापासून ते पर्यावरण संरक्षित गतिविधी हा एक आयाम आहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक म्हणून आपलं काम पाहत आहेत. तर आज आपल्या या कार्यक्रमात आज श्री गोपालजी आपल्याला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेत. तर गोपालजींचं मी रेडिओ देवगिरी तर्फे मनपूर्वक स्वागत करतो. सर नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर, आपण आज आपली जो मुख्य विषय आहे गोपालजींशी चर्चेचा तो असणार आहे पर्यावरणपूर्वक जीवनशैली. तर सुरुवातीला साहजिकच आपल्याला संवाद गोपालजींशी आपल्याला हिंदीमधून साधायचा आहे. तर मैं गोपालजींना सर्वप्रथम असं विचारू इच्छितो कि जब हम कहते हैं पर्यावरण पूरक जीवन शैली तो हमारे श्रोतागण जानना चाहेंगे कि हम शुरू करेंगे पर्यावरण इस विषय से, तो हम क्या कह सकते हैं पर्यावरण की, अगर हम हमें कुछ उसका कहना चाहे, संज्ञा कर सके तो पर्यावरण हम किससे कह सकते हैं? बहुत अच्छा. नमस्कार. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार से पर्यावरण के प्रति जागरूकता सब सज्जनों में फैलाने के लिए इस प्रकार से ये रेडियो स्टेशन काम कर रहा है, तो मैं इसके लिए पहले तो अभिनंदन देना चाहता हूँ. दूसरी बात, जब हम विषय करते हैं कि भाई पर्यावरण पूरक जीवन शैली का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हमको 3 बातें समझनी पड़ेंगी कि पर्यावरण क्या है, फिर ये जीवन शैली क्या है और पर्यावरण पूरक क्या है. ये 3 बातों को अलग अलग प्रकार से हमको विचार करना पड़ेगा. तो पहला प्रश्न ये आता है कि पर्यावरण क्या है, जिसके बारे में हम ही नहीं, पूरा मानव समाज ही नहीं तो पूरा विश्व और ये पूरी प्रकृति सृष्टि भी चिंतित है. तो पर्यावरण को समझने के लिए बहुत सीधा हम कह सकते हैं कि 5 जय जो होते हैं उनको हम पर्यावरण कह सकते हैं, निसर्ग जिसको बोलते हैं. और वो 5 जय का मतलब होता है जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन. जल, जमीन, जंगल, जानवर, अंत में ये जन जो है इंसान आता है, इन 5 के कॉम्बिनेशन को कहते हैं निसर्ग. इसमें से अगर कोई भी एक कंपोनेंट नहीं होगा तो ये निसर्ग नहीं हो सकता. एक दूसरे के ये पूरक है. दरअसल हमको विचार करना पड़ेगा कि जल, जमीन, जंगल, जानवर, जन ये आपस में परस्पर पूरक नहीं होने के कारण आज जो ये सब समस्या आ रही है उसका कारण बना है. लेकिन एक बड़ी और रोचक विषय है जानने लायक कि इस पूरे निसर्ग में अगर हम विचार करेंगे कि ये मनुष्य जिसको जन बोला है ये कितना प्रतिशत है, तो हमको जानकर आश्चर्य होगा कि ये मनुष्य केवल 0.01% जिसको बोलते हैं 0.01% है. इसका मतलब बाकी जो पूरा निसर्ग है वो 99.99% है. लेकिन जब दूसरी बात समझ में आती है कि इस निसर्ग को जो भी नुकसान पहुंचाने वाली बात या जिसको हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं या ये पूरे इकोसिस्टम को कौन ब्रेक कर रहा है, तो केवल और केवल ये 0.01% इंसान, यही उसका मुख्य दोषी है. और इसलिए यदि हम पर्यावरण पूरक जीवन शैली की बात करते हैं तो जब तक ये 0.01% इंसान अपने जीवन शैली को नहीं परिवर्तन करेगा तब तक पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो सकता. इसलिए 99.99 को बचाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा उसके बारे में विचार करना है कि हमको इस मनुष्य की जीवन शैली को परिवर्तन करते हुए इसकी दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा. तो पर्यावरण की संज्ञा बहुत ही अच्छी तरीके से गोपाल जी ने हमें बताई है. लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर ये पर्यावरण है तो पर्यावरण का संरक्षण
या उसका संवर्धन ये करना जरूरी क्यों है? क्यों मानव ने इसका संवर्धन करना है? क्या आवश्यकता है इसकी? अगर वर्तमान में हम विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि जैसे हम बहुत बड़े अन्य आतंकवादों की बात करते हैं, टेररिज्म, तो अभी के वर्तमान में यदि विचार करेंगे तो ये इको टेररिज्म नाम का सबसे बड़ा खतरनाक ऐसा विषय है कि जो किसी दूसरे के द्वारा निर्माण नहीं किया जा रहा है। ये आतंकवाद ऐसा है कि हर व्यक्ति के द्वारा हर श्वास में और हर क्षण पैदा किया जाने वाला है। इसलिए इको टेररिज्म को यदि इको टूरिज्म में बदलने की बात करेंगे तभी इसका समाधान संभव है। और इसलिए विचार करेंगे कि ये इसका चुनौती क्यों, क्या जरूरत पड़ गई आज, तो ये वर्तमान इसकी चुनौतियों के बारे में विचार करेंगे। मैं कुछ तथ्य सबके सामने लाना चाहता हूं जिससे कि हमको ध्यान में आ जाए कि एज पर WHO नॉर्म्स प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या अगर इस इकोसिस्टम को बैलेंस रखना है तो 422 पेड़ प्रति व्यक्ति होने चाहिए। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी 28 ट्रीज पर हेड है, मतलब 28 ट्रीज प्रति व्यक्ति होने चाहिए 422। अगर इतने पेड़ कम होंगे 20 टाइम्स तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कौन सीक्वेस्ट करेगा, कौन उसको रोकेगा? ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलेगी? पक्षियों के लिए रुकने के लिए व्यवस्था कहाँ से होगी? उनके खाने की व्यवस्था क्या होगी? और इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नेचर में आएगी आखिर वो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाएगी, क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है कि आज सबसे बड़ी चुनौती हमको इस निसर्ग के इकोसिस्टम को रोकना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और इसलिए COP26 में यह तय किया गया कि हमको इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए आगे के 10 साल लाने पड़ेंगे। ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन क्या है? तो हम जो निसर्ग में इस प्रकार का असंतुलन पैदा हो रहा है उसको रोकना, इसकी चुनौती इतनी भयानक है कि हमको एक श्वास के लिए तड़पना पड़ेगा, क्योंकि एक श्वास नहीं मिलेगा बिना पेड़ के, हमको एक दाना नहीं मिलेगा एक पृथ्वी के बिना, क्योंकि पृथ्वी पर भी स्थिति ऐसी है कि वह इस प्रकार की वो पता ही है। और पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। हम कह सकते हैं कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। एक है पीने के लिए पानी, श्वास लेने के लिए हवा, खाने के लिए अन्न। ये तीनों चीजें प्रकृति से मिलती है, लेकिन आज तीनों में जहर है, तीनों ही पॉल्यूटेड है, तीनों ही प्रदूषित है। पानी के लिए हमको RO लगाना पड़ता है चूंकि पीने का पानी ठीक नहीं मिलता। खाने के लिए हमको जैविक ढूंढना पड़ता है चूंकि उसमें इतने पेस्टिसाइड्स आ गए। और हवा के लिए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी वो है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आज की तारीख में भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ जगह पर 400 to 500 है AQI, जबकि होना चाहिए 50 to 70, 10 टाइम्स ज़्यादा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? तो एज पर NGT की फाइंडिंग्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स में आज 5 मरीजों में से 3 मरीज केवल प्रदूषित पानी और प्रदूषित हवा के कारण। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमको पर्यावरण का संतुलन करना पड़ेगा। यदि हमें पूरे विश्व को बचाना है तो इस इकोसिस्टम को रिस्टोर करना पड़ेगा। और इसलिए ये केवल खुद के स्वास्थ्य के लिए नहीं, तो अपने समाज के स्वास्थ्य के लिए नहीं, पूरे विश्व के स्वास्थ्य, और मैं तो कहता हूँ कि पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए नहीं तो पूरे निसर्ग और सृष्टि के स्वास्थ्य के लिए आज पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। इसलिए इतनी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए हमें कहीं न कहीं से अपने प्रयास करने पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही। इको टेररिज्म को हमें इको टूरिज्म में कन्वर्ट करना है, ये एक अहम बात हम सभी ने ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ हम जान सकते हैं कि अगर मानव जाति को अच्छा जीवन जीना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसे पर्यावरण का संरक्षण करना है। मतलब विश्व शांति है, विश्व का हम कहेंगे कि विश्व में सभी लोगों का आयुर्मान जो है वो बढ़ाना है। अगर उसे अच्छी सांस लेनी है तो इसके लिए मूलतः आवश्यक है कि हमने पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। तो ये बात हम सभी ने अभी जान ली है। हम सभी के मन में एक प्रश्न है गोपाल जी कि अगर हमें ये पर्यावरण का संरक्षण करना है, ये तो हम अभी जान गए हैं अच्छे से,
तो लेकिन ये करने के लिए हम क्या कदम उठाएं? हमने हमारे जो हमारा दैनंदिन जीवन है उसमें हमने क्या अंतर्भाव करना चाहिए जिससे हम ये जो लक्ष्य है पर्यावरण का पूर्णतः जो है संरक्षण या पूर्णतः संवर्धन जो है ये हम पा सके। इसलिए हमें आज के हमारे मानव को हमने क्या करना चाहिए, रोज उसने क्या करना चाहिए, ये अगर आप हमें बता सके। मुझे लगता है कि इस विषय में हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कि हमको ये करने के लिए क्या प्रयास करने पड़ेंगे, और दूसरा हमें व्यक्तिगत रूप से अपनी जीवन शैली में कैसे जाना होगा। वहाँ से अगर शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि हमको पहले 3 प्रयास करने पड़ेंगे जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के द्वारा हम प्रयास करते हैं। पहला है 3P। 3P का मतलब है पब्लिक अवेयरनेस करनी पड़ेगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा और पब्लिक मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। यानी जन जागृति करनी पड़ेगी, जन सहभाग करना पड़ेगा और जन अभियान चलाने पड़ेंगे। ये 3 बातें करनी पड़ेंगी। लेकिन ये तीनों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर 3P का एक अलग फॉर्मूला आता है। उसमें हमको पर्सनल, प्रोफेशनल और पब्लिक लेवल पर जाना पड़ेगा। पर्सनल का मतलब है मैं और मेरे घर में मैं कैसे अपने पर्यावरण पूरक जीवन शैली कर सकता हूँ। दूसरा है मैं, मेरा प्रोफेशन, तो मैं अपने प्रोफेशन जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरे कार्यस्थल पर मैं कैसे उसको पर्यावरण पूरक बना सकता हूँ। और तीसरा पब्लिक, मतलब मैं और मेरा समाज, मेरी कम्युनिटी, मेरी गांव, मेरी सोसाइटी, मेरी कॉलोनी, उसको मैं कैसे पर्यावरण पूरक बना सकता हूँ। हमने इस इनिशिएटिव का नाम दिया है हरित इनिशिएटिव, हरित पहल। और ये हरित प्रयास का मतलब यह है, क्या हम अपने घर को हरित घर बना सकते हैं, क्या हमारे कार्यस्थल को हरित बना सकते हैं, क्या हमारी सोसाइटी को हरित बना सकते हैं। तो ये हरित क्या है ये समझना पड़ेगा। और जब जैसे ही हम हरित बोलते हैं तो अंग्रेजी के 5 अगर इसके अल्फाबेट ले लेते हैं, HARIT, इस HARIT को समझना है। इसमें 5 कंपोनेंट आते हैं। उन 5 बातों को समझने से हमको अपने जीवन शैली में आ जाना है। पहला H का मतलब होता है होलिस्टिक, यानी जो होलिस्टिक हो, यानी किसी को भी प्रदूषित नहीं करने के लिए, उसको ही होलिस्टिक बोलते हैं कि जो सबके लिए हितकारी हो। ऐसे होलिस्टिक होना चाहिए, पहला। दूसरा है एक्शन, कि हमारी जीवन शैली और कार्य इस प्रकार से हो कि जो किसी को हानि नहीं पहुंचाए। और तीसरा है उसको रिस्टोर करना आवश्यक है। और रिस्टोर करने के लिए क्या रिस्टोर करना है, तो इंडिजिनस ट्रेडिशंस। इसका मतलब क्या हुआ, होलिस्टिक एक्शन फॉर रिस्टोरिंग ऑफ इंडिजिनस ट्रेडिशंस। ये 5 चीजें आ गई। तो ये इंडिजिनस ट्रेडिशंस क्या है, जो हमारी भारतीय परंपरा है, कि जहां पर हमने निसर्ग को कम्युनिटी नहीं माना, तो निसर्ग को हमने पंच महाभूत माने, निसर्ग को हमने अपने लिए प्राण माना। इसलिए हम वायु को प्राण बोलते हैं, जल को देवता बोल रहे हैं, भूमि को माता बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उसके प्रति हमारी कोई रिलेशनशिप है, अपनापन है। और इसलिए हमने उसको कहाँ तक मान लिया, तो मानने का अर्थ या तक उनको भगवान मान लिया। जब भगवान के रूप में उसको मानते हैं तो हमारा उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव हो जाता है। इसलिए इंडिजिनस ट्रेडिशंस को, भारतीय परंपराओं को पुनर्स्थापित करने के लिए हमको हरित एक्शन करने पड़ेंगे। ये इसका हरित हुआ प्रयास है। तो क्या मेरा घर हरित है, यहाँ से हमको अपनी जीवन शैली के लिए प्रयास शुरू करने पड़ेंगे। तो ये हरित एक्शन जो है, तो हरित एक्शन जैसे आपने कहा, तो इसमें हर एक कुटुंब का हर एक सदस्य इसमें कैसे योगदान दे सकता है, या अगर उससे चाहे, जैसे अभी हमारे बहुत से श्रोतागण हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो उनके दिल में भी ये बात आ गई है, बैठ गई है कि हमें भी हरित एक्शन करनी है, हमारे कुटुंब में हर एक सदस्य हरित एक्शन करना चाह रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए, ये बात बता सकते। बहुत अच्छा बोला आपने कि यदि इस व्यक्ति को स्वयं से यदि शुरू करना है तो ये प्रदूषण को 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक मेरा आंतरिक पर्यावरण है, उसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। एक मेरा बाह्य जो मेरे एक्शन से होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा।
ये दोनों को करने के लिए हम अपने घर में छोटे छोटे प्रयोग क्या कर सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बच्चा होगा चाहे बड़ा होगा, पैसे वाला होगा चाहे गरीब होगा, पढ़ा लिखा होगा अनपढ़ होगा, ये एक्शंस वो कर सकता है। पहली बात। दूसरा, उसमें हमको न समय लगाना पड़ेगा, न पैसा लगाना पड़ेगा, न घर के बाहर जाना पड़ेगा, इसके अंदर ये इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन हम अपने एक्शंस को होलिस्टिक बना सकते हैं, हरित बना सकते हैं। उसके लिए मेरा 2-3 बातें 4 बातें मैं बताकर इस समाधान की ओर हमें कैसे देखना चाहिए वैसे कर सकते हैं। पहला, क्या हम अपने घर में जल की बचत, जिसको वाटर कंजर्वेशन बोलते हैं, उसको बचा सकते हैं क्या? और उसको बचाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना। तो मैं मेरा आधा गिलास पानी जो झूठा छोड़ रहा हूँ, या एक बड़ी बोतल हमने ली और उसको झूठा छोड़ दिया, वो अगर मैंने बचा दिया, इसलिए मैं आधा गिलास पानी सर्व कर सकते हैं कि हमारे घर में डेली, अगर उसको किया तो अब सोचिए कि आधा गिलास पानी का मतलब यह है कि अपने देश में एक दिन में एक बार यदि आधा गिलास पानी भी हम झूठा छोड़ते हैं, उसकी क्वांटिटी होती है 150 करोड़ लीटर ड्रिंकिंग वाटर। 150 करोड़ पीने का पानी, लीटर पानी हमने जमीन में डाल दिया, वेस्ट कर दिया, का मतलब 3000 करोड़ रुपए का पानी खत्म कर दिया। तो क्या हमारे देखने का दृष्टिकोण ये हो सकता है कि हम मिसयूज और ओवर यूज ऑफ वाटर रोक सकते हैं क्या? और इसलिए उसके छोटे छोटे प्रयोग हैं। हम वाटर हार्वेस्टिंग कराएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें मेरी जीवन शैली में ये हो सकता है कि मैं नहाने में कितना पानी खर्च करता हूँ, उसको कम कर सकता हूँ क्या? मैं इतनी बड़ी टॉवल जो 2 मीटर की टॉवल होती है उसको यूज करता हूँ, 40 लीटर उसके धोने में लग जाता है, क्या एक छोटी टॉवल यूज कर सकते हैं क्या? क्या हमारे पानी का रिसाव हम कम कर सकते हैं क्या? एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बहुत आवश्यक है कि पानी की कमी है या नहीं है। पूरे विश्व में अपन देखें तो सबसे ज़्यादा अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है तो वो होता है रेनफॉल, नॉट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेनफॉल होता है हमारे देश में चेरापूंजी की तरफ, नॉर्थ ईस्ट में। वहाँ 11 से 13 मीटर रेनफॉल होता है, लेकिन आज वहाँ पीने का पानी नहीं है, क्राइसिस ऑफ वाटर है। जिस शिमला को और देहरादून को कहते हैं 6 महीने बरसात होती है, वहाँ गर्मियों के दिनों में वाटर क्राइसिस है। और मैं जिस औरंगाबाद में बैठा हूँ, उस औरंगाबाद में आज भी 7 दिन में एक बार पीने का पानी आता है। ये वाटर क्राइसिस है। तो वाटर की कमी है क्या? तो दूसरा, अगर हम विचार करेंगे कि जहाँ मिनिमम वाटर, जहाँ रेनफॉल होता है, ऐसा राजस्थान का जैसलमेर, जहाँ केवल 17.6 सेंटीमीटर बरसात होती है, लेकिन वहाँ पर पीने का पानी 12 महीने होता है, एक फसल भी करते हैं, नहाना धोना सब कुछ करते हैं। तो जब 17.6 सेंटीमीटर मिनिमम रेनफॉल में ये सब कुछ हो सकता है, तो आप मेरे को बताइए कि 13 मीटर में क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब पानी की कमी तो नहीं है, लेकिन हमने उसका वाटर मैनेजमेंट नहीं किया, उसका प्रबंधन नहीं किया। और इसलिए जब हमको ये विचार करना पड़ेगा कि पहले हमको कम करना, दूसरा उसको बचाना, तीसरा रीयूज और रिसाइकिल करना, तो उसका समाधान हो जाएगा। ये हमारे छोटे छोटे एक्शन से हो सकता है क्या? आधा गिलास पानी और 1 बाल्टी पानी से नहाने का शुरू कर दिया तो हम करोड़ों लीटर पानी बचा सकते हैं। तो यह है जल संरक्षण का छोटा सा प्रयोग, कटिंग वाटर। अब दूसरी बात है कि यदि हमको प्रतिदिन ये प्लास्टिक जो हमारे घर में आती है, पॉलीथीन जो घर में आती है, उसको हम बचा सकते हैं क्या? उसके लिए एक छोटा सा एक्शन करना है, कटिंग वो इको ब्रिक्स। और इको ब्रिक्स में जैसे ये कटिंग हमने किया, दूध की थैली का कटिंग करते हैं, ये जो कटिंग है छोटी, ये कटिंग हमारे देश में प्रतिदिन 1 लाख मेट्रिक टन जमीन पर जाती है। ये छोटी कटिंग जिसको कोई नहीं उठा सकता। क्या हम ये पाउचेज, सिंगल यूज पॉलीथीन और ये कट पीस एक बोतल प्लास्टिक की में भर के रख सकते हैं? तो उसको इको ब्रिक्स बोलते हैं। क्या हमारे घर में इको ब्रिक्स बनाकर हमारे घर को पॉलीथीन मुक्त कर सकते हैं क्या? कि हमारे घर से वो बाहर नहीं निकल रही। गीले कचरे का हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट हमारा कबाड़ी वाला ले जाता है, तो हमारे घर को हम कचरा मुक्त बना सकते हैं क्या? ये छोटा सा दूसरा एक्शन है। तीसरा, केमिकल। अगर जितना हम शैम्पू, साबुन और केमिकल यूज करते हैं डेली, दिन में लगभग 15 से 20 प्रकार का केमिकल यूज करते हैं, उस केमिकल में कुछ हम प्रतिदिन कम कर सकते हैं क्या? क्या उसके लिए हम पर्यावरण पूरक जो इस प्रकार के सॉल्यूशन, रीठा पाउडर वगैरह हम यूज कर सकते हैं क्या? उसके कारण
आप देखिए, एक व्यक्ति 1 ग्राम केमिकल भी अगर प्रतिदिन निकालता है तो इस देश में 100 करोड़ लोग भी करते हैं, तो 10,000 मैट्रिक टन हम केमिकल रूपी जहर अपने प्रतिदिन की डेली लाइफ से जमीन को दे देते हैं। तो क्या हम इतना सा कर सकते हैं क्या कि कोई ऑयल शॉप हम यूज कर सकते हैं, जिससे क्लोथ साफ करने में हमको पानी भी 1/3 खर्च होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी 1/3 खर्च होगी, कोयला भी 1/3 खर्च होगा। विचार करने की आवश्यकता है कि यह क्या हमारे जीवन शैली में ये आ सकता है कि एक दिन शैम्पू ना लगाए, एक दिन साबुन नहीं लगे, तो क्या हम डिटॉक्स नेचर कर सकते हैं क्या? ऐसे केमिकल की बात आती है, तो केमिकल फ्री लाइफ स्टाइल का मतलब ये है। चौथी बात आती है कि क्या हम अपने जीवन शैली में छोटा सा विषय जोड़ दिया कि हमारे घर में हम सीड लगा सकते हैं क्या? सीड लगा के उसको ग्रो करके एक वृक्ष बना सकते हैं क्या? उससे एक अपनापन होता है। अपने घर की नर्सरी घर में ये लगा सकते हैं क्या? ये 5वीं बात हो गई। ऐसी छोटे छोटे एक्शंस की बात हम जब करेंगे तो ध्यान में आता है कि हम घर की पॉलीथीन घर में रख सकते हैं क्या? घर का पानी घर में बचा सकते हैं क्या? घर का कचरा जिसके बारे में बात करते हैं, घर का केमिकल घर में बचा सकते हैं क्या? और घर की इलेक्ट्रिसिटी भी हम बचा सकते हैं क्या? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे घर में जो ओवर यूज और मिसयूज इलेक्ट्रिसिटी का होता है, यदि स्विच ऑफ लाइट वाली हमने छोटी सी बात कर ली तो हमने कई यूनिट बिजली बचा दी, और कई यूनिट बिजली से हमने कोयला बचा दिया जो 50,000 से 1 लाख वर्ष में होता है। तो ये 5 एक्शंस मैं जरा शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। क्या हम स्विच ऑफ लाइट कर सकते हैं क्या? एक एजेंसी के द्वारा एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में ये पाया गया कि नॉर्मल घरों में 35% बिजली एक्स्ट्रा यूज होती है, मिसयूज होती है। 90% इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक प्लेसेस पर मिसयूज होती है। क्या हम अपने घर में स्विच ऑफ लाइट करके जहां अनावश्यक बिजली जल रही है उसको कम कर देंगे तो हम कई करोड़ टन कोयला प्रति सप्ताह में बचा सकते हैं। तो एक स्विच ऑफ लाइट हो गया, एक इको ब्रिक्स हो गया जिससे कि पॉलीथीन को हमने व्यवस्थित कर दिया। तीसरा, एक सीड का हम सोइंग कर सकते हैं क्या अपने घर में? चौथा, क्या हम पानी को बचाने के लिए कटिंग वाटर की बात कर सकते हैं क्या? ऐसी जो 4-5 चीजें मैंने बताई, इसका एक्शन मेरे जीवन शैली में यदि आ गया तो नेचर के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। मुझे लगता है कि अपनी जीवन शैली में यह करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है AMC। अब हमको पता है कि हम अपने सामान्य जीवन में AMC का मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हमको अगर प्रकृति का AMC करना है तो इसका मतलब 3 ये बातें करनी पड़ेंगी। एक है अवॉइड करना, जो पर्यावरण पूरक नहीं है उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे हमारे जीवन शैली में। दूसरा है मिनिमाइज करना, अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो हमने उसको मिनिमाइज कर दिया कि कम से कम उसका उपयोग करें। और तीसरा कि अगर हम मिनिमाइज भी कर लें तो भी क्रिएट करने की बात कर सकते हैं क्या? और क्रिएट करने का मतलब यह है कि क्या हम कोयला तो नहीं बचा सकते, लेकिन कंपोस्ट करके उससे हम खाद तो बना सकते हैं, उसके लिए कर सका तो ये कर सकते हैं क्या? हम बायो एंजाइम बनाकर केमिकल को मुक्त कर सकते हैं क्या? हम एक इको ब्रिक्स बनाकर पॉलीथीन की समस्या का समाधान करते उसकी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं क्या? ऐसी जो 4-5 चीजें हम क्रिएट करने की बात करते हैं, तो ये AMC करेंगे तो मुझे लगता है हम पर्यावरण के प्रति एक बहुत अलग प्रकार से अपने जीवन में सोचते हुए, अपने जीवन शैली में परिवर्तन करते हुए उसको बचा सकते हैं। और उसको ही नहीं तो पूरे देश को, पूरे निसर्ग को, पूरे विश्व को, सृष्टि को बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि आज की तारीख में इससे बड़ी देशभक्ति और कोई नहीं है। आज हमको देशभक्ति के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना, केवल निसर्ग के प्रति जागरूक होकर उसके लिए कुछ करना, ये बहुत बड़ी देशभक्ति होगी, ऐसा मुझे कहना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पर्यावरण के प्रति हमें जो एक्शन प्लान करना है इसके बारे में आपने कहा। जैसे हमने शुरू की चर्चा में हम सभी ने जाना कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्या है। तो अगर हमें जीना है, हमारे आने वाली नस्लों को अगर जीना है, तो उसके लिए हमें पर्यावरण संरक्षण ये बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण करने के लिए सभी की इच्छा तो है, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, तो बहुत ही अलग अलग तरीके के उन्होंने जो फॉर्मूले हमें बताया है, 3 Ps वगैरह उन्होंने बताया है, तो उसी के जरिए हम पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम
अगर हमारी इच्छा तो है, लेकिन हमने क्या करना चाहिए, ऐसे सूक्ष्म कदम हम जो रखेंगे, हम कुछ ऐसे कदम आगे बढ़ेंगे, तब जाके उसका एक बड़े स्तर पे उसका बदलाव हमें निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से आपने जो एएमसी के बारे में भी बताया, तो वो भी जो है, तो हमारे श्रोतागण ने वो मैं आश्वस्त हूँ कि श्रोतागणों ने वो निश्चित तौर पे उसके बारे में सोचा होगा। और मुझे लगता है कि आप 2019 से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के बारे में आप कार्य कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं एक संक्षेप में जानना चाहूंगा कि इसका आपका अनुभव क्या रहा। देश अखिल भारतीय स्तर पे आप कार्य कर रहे हैं, तो इस सभी की पर्यावरण संरक्षण के बारे में आप सभी को जानकारी दे रहे हैं, उसका सभी में जनमानस में उसका प्रचार कर रहे हैं, तो आपका अनुभव इसका क्या रहा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि पर्यावरण और ये मेरे लिए नया ही विषय था। लेकिन अब सिर्फ सबसे बात ध्यान में आ रही है कि इसके प्रति आज चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, वो बहुत जागरूक हो चुका है। हर कोई इसके लिए ये कहने लगे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। दिस इज़ वेरी गुड। मैं सोचता हूँ रेनेसा है ये कि आज प्रकृति के प्रति इतने सोचने वाला हर कोई वो ये सोचता है कि मेरा क्या योगदान हो सकता है। पहली बात तो मुझे लगा कि ये समाज की मानसिकता बहुत पॉजिटिव है। नंबर 2, उनको क्या करना है, तो बस करते ही वो समाज के लोग, सरकार और सरकार में लोग काम करने वाले, उनके लिए चले जाते हैं। हमने इसको ये आग्रह किया है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। और उसका जो मेरे को इम्पैक्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोटा सा प्रयास कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बेंगलोर में एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में 2300 घर हैं। उन्होंने एक छोटा सा तो रात को 12 चलाया, बजे से 6 बजे मिशन तक विद्युत। उस कॉलोनी में जो स्ट्रीट मिशन विद्युत में उन्होंने वो छोटा सा चलने वाली प्रयास थी, किया, उनको उन्होंने जहाँ पर हमारी लाइटें 50% जलती कर हैं, दिया, क्योंकि क्या उसमें हम जरूरत भी नहीं उसको होती। अनावश्यक चलने वाली तीसरा, लाइट बंद कर दें। नंबर 1, जहाँ अनावश्यक लाइट नंबर ज्यादा चलती थी वहाँ उन्होंने कम कर दिया। एक छोटे से प्रयास से 4 लाख रुपया पर मंथ वहां पर उस सोसाइटी का बचने लग गया। एक छोटा सा प्रयास किया। एक फैक्ट्री के मालिक थे, उन्होंने केवल पुश बटन वाले टेप्स लगाकर जो लीकेज ऑफ वाटर को रोक दिया। तो आप कल्पना करेंगे कि पर डे का जहां पर 54,000 लीटर पानी लगता था, मैं देहरादून की बात कर रहा हूं, सही है वो, और वहां पर केवल 24,000 लीटर्स पर डे बचने लग गया। यानी केवल छोटे से प्रयास से हम ये काम कर सकते हैं क्या। और तीसरा, यदि विचार करेंगे तो गुरुग्राम में एक फैक्ट्री है, उन फैक्ट्री के युवा एक मालिक था, उनको कहा कि आप यार ये पॉलीथीन का जो रैपिंग आपके यहाँ जो प्रोडक्ट पर होती है उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो वो उन्होंने विचार किया कि मेरे यहाँ से जब प्रोडक्ट बनता है और बाहर डिलीवरी होती है तो 6 बार उसको रैप किया जाता है, पॉलीथीन में 6 बार रैप किया जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको केवल एक बार करेंगे। वो अपनी टीम के साथ बातचीत करके कहते हैं इसको एक बार करो। सबने मना किया कि सर वो क्वालिटी गड़बड़ हो जाएगी और हमारा सेल कम हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, करना है। आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने किया, 1 महीने के 6 करोड़ रैपिंग बच गई, 6 करोड़ बार प्लास्टिक बच गई, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, पैसा सब कुछ बचा और सेल उतनी की उतनी रही। प्रश्न ये आता है कि क्या हम अपने एक्शन में इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें अगर लाएंगे तो वो हमारे घर से लेकर, एक घर में उन्होंने जो अपना सेग्रीगेशन किया, वो कबाड़ी का उनको एक साल के अंदर 4,000 रुपए की बचत होगी। उनको लगा ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसके बारे में सोचने का दृष्टिकोण, ऐसी कुछ सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी हैं। हमारी माताएं बहनें घर में जो किचन गार्डन लगाती हैं, वो किचन गार्डन उनके लिए डेली की अच्छी सब्जी दे रहे हैं, और वो सब्जी देने के बाद उनकी हेल्थ ठीक हो रही है, पैसा भी बच रहा है। कहने का मतलब, हमको ये हरित एक्शंस क्या अपने घर, अपने जीवन शैली से लेकर समाज और समाज के बाहर भी ले जा सकने का प्रयास करना, ये इसके पीछे का प्रयास है। तो मुझे लग रहा है कि आज वर्तमान में केवल हमारी जागरूकता और सहभाग, इसको करने की आवश्यकता है, न कि सरकार और क्या बोलते हैं कानून और इसके बहाना लेकर हम अपने आप को बचा सकते हैं। हमको आना पड़ेगा, और वो आने के लिए आवश्यक ये है
कि हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, और जिम्मेदारी ये समझना है कि जहां मेरे घर में इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं तो पास के 10 घरों में भी हम कर सकते हैं क्या। इसके लिए एक छोटा प्रयास और किया गया कि हम इको मित्रम ऐप, एक इस प्रकार की ऐप है जिसमें इस प्रकार की जागरूकता के लिए नए नए उसके अंदर वीडियोज भी हैं, ट्यूटोरियल्स भी हैं, और कैसे हम अपने घर को हरित घर बना सकते हैं या कौन ऐसी सक्सेस स्टोरी है वो उसमें लगातार आती रही है। तो मेरा ये निवेदन है कि हम लोग उस इको मित्रम ऐप के द्वारा भी अपने घर को हरित घर, अपनी कॉलोनी को हरित घर, हरित कैसे बना सकते हैं उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। इतना मुझे कहना है। पर्यावरण संरक्षण के विषय में हमारे श्रोतागण काफी कुछ प्रोग्राम्स में वो सुनते हैं, लेकिन आज जैसे आपने कहा कि इस प्रोग्राम का, आज के हमारे प्रोग्राम का एक वैशिष्ट्य हम कह सकते हैं कि ना केवल पर्यावरण संरक्षण के बारे में उन्होंने जानकारी ली है, बल्कि उसे उनके रोज के एक्शंस में कैसे लाना है ये भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आज ये समझा है, ऐसा हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं। और उसके आगे जाके सिर्फ एक्शन प्लान क्या करना है, तो ये भी काफी कुछ जगहों पे सुनने को मिलता है। तो जैसे कि आपने अखिल भारतीय स्तर पर आप कार्य कर रहे हैं, तो आपने जो हम अंग्रेजी में कहते हैं केस स्टडीज, जैसे आपने कुछ उदाहरण दिए, और वो ना कि केवल केस स्टडीज है बल्कि हम कह सकते हैं निश्चित तौर पे कि वो सक्सेस स्टोरीज है। तो इस तरह से निश्चित तौर पे ये जो सक्सेस स्टोरीज आपने साझा किए हैं, तो हमारे श्रोतागण इससे निश्चित तौर पे प्रेरणा लेंगे और उस दृष्टि से हरित कार्य करने के लिए, हरित एक्शंस करने के लिए वो कटिबद्ध होंगे, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। पुनः एक बार श्री गोपाल जी हमारे पास, हमारे स्टूडियो में आए देवगिरी रेडियो के, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत